ये जंग जो इस समय इजराइल और ईरान के बीच चल रही है, एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, और ईरान के कई प्रॉक्सीज, अगर आप बात करें, एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हूती विद्रोही, तीसरी तरफ हमास, और जो सीरिया और इराक में शिया आतंकी संगठन है वो भी इस जंग में। तो 5 तरफ का वार इस समय इजराइल झेल रहा है। ये जंग थमेगी या और भड़केगी? नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल इजराइल युद्ध को लेकर है। इजराइल इस वक्त बेहद मुश्किल जंग लड़ रहा है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ सीरिया, चौथी तरफ ईरान और यमन के हूथी विद्रोही। यानी ये कि हमास के आतंक के खिलाफ 1 साल पहले 7 अक्टूबर को जो जंग शुरू हुई थी वो अब बेहद अंतहीन नजर आ रही है। इजराइल के सैनिक दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन कर रहे हैं। इस समय एक ज्वाइंट ऑपरेशन, आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो एक जबरदस्त ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है जहां पर इजरायली वायुसेना के F-35 और F-15 लड़ाकू विमान लगातार बम वर्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों की ओर। 600 अब तक जो मेन ठिकाने हैं उन पर वार किया जा रहा है। 60 हिजबुल्लाह आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया है इजराइल ने। तो हिजबुल्लाह ने आज सवेरे 2 दर्जन से अधिक रॉकेट दागे उत्तरी इजराइल की ओर। लगातार एयर रेड सायरन, चाहे हाइफा हो या उत्तरी इजराइल के दूसरे भाग हो, लगातार एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं। और एक हमला इजराइल ने सीरिया में रूस की एक एयरबेस पर किया है और दावा यह किया है कि ईरान हिजबुल्लाह के लिए जो मिसाइलें, जो रॉकेट, जो हथियार वो भेज रहा था उसकी एक बड़ी खेप वहीं रनवे के पास पड़ी थी, उसी एयरबेस पर थी और उस पूरे के पूरे हथियारों के खेप को ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इस समय, राष्ट्रपति पेजेश्कियान, मसूद पेजेश्कियान इस समय कतर में है और दोहा में उन्होंने हमास के लीडर्स का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। ये कहा कि अगर ईरान पर इजराइल पलटवार करता है तो इसका अंजाम बेहद ही घातक होगा। इजराइल के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि ईरान अपनी करतूतों के लिए जल्द ऐसा अंजाम भुगतेगा जो उसने पहले सोचा भी नहीं था। लेकिन इन सभी के बीच ये जो पूरा मध्य पूर्व है ये एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पर बैठा है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, वो नहीं चाहते कि इजराइल परमाणु जितनी भी शक्ति ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है उस पर हमला करे। ऐसे में अब ये जंग किस ओर जाएगी, देखिए ये रिपोर्ट। 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर ईरान की तरफ से हुए ताबड़तोड़ हमले के बावजूद इजरायली सेना का रुख ईरान की ओर नहीं मुड़ा है। इजराइल का पूरा फोकस अभी लेबनान से लेकर सीरिया तक बना हुआ है। लेबनान के बेरूत में इजराइल पहले से तय किए जा चुके ठिकानों पर बमबारी कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह भी अभी थमा नहीं है। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट के हमले लगातार जारी हैं। उसी के पलटवार में इजराइल की फौज लेबनान में 2 तरफ से हमले कर रही है। एक तो दक्षिणी लेबनान में जमीन से इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के लिए आगे की ओर बढ़ रही है। दूसरे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले भी जारी हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि ईरान के हमले के बावजूद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमले किए। इसमें हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और ऑब्जर्वेशन पोस्ट से लेकर रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स तक है। इजरायली हमले में बिन्त जबील टाउन हॉल में 15 हिजबुल्लाह आतंकियों और रामिम रेजेरिया की लॉन्चिंग साइट समेत कुल 60 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया है। मेरे पीछे ये दक्षिणी बेरूत का इलाका है जो बिल्कुल भीतर में जो है कोई अंदर नहीं जा पा रहा है। वहाँ पर पिछले 2 दिन के दौरान करीब 10 जो है एरियल स्ट्राइक्स IDF ने कैरी की है और भारी क्षति अंदर जगह जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उनको पहुंचा है और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर व्यवसाय थे जो उन हमलों की चपेट में आए हैं या आसपास उनके थे उनमें भी पूरी तरह से हर तरफ तबाही दिखती है।
बुधवार को 8 जगहों पर जो है आईडीएफ ने निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहाँ पर गश्त करने की कोशिश की। यहाँ पर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पूरी तरह से जो है पूरा इलाका खाली हो गया है। यहाँ पर सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू कहीं कहीं पर नजर आ रहे हैं। सोमवार से इजरायली सेना ने जमीनी युद्ध की शुरुआत की है। वहाँ पर इजरायली सेना को हिजबुल्लाह की तरफ से काफी कड़ी टक्कर मिल रही है। हिजबुल्लाह के आतंकी दक्षिणी लेबनान के समुद्री किनारे नहारिया से लगातार रॉकेट अटैक कर रहे हैं। सुबह भी हिजबुल्लाह ने हाइफा और ऊपरी गैलीली इलाके में 2 दर्जन रॉकेट दागे हैं। उधर यमन से हूती आतंकी भी इजराइल पर हमले की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इजराइल की सेना सीरिया में अब तक हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करता रहा है, लेकिन पहली बार ईरान का विमान इजरायली हमले की चपेट में आया है। खबर है कि इजराइल ने सीरिया में रूसी एयरबेस समेत 4 ठिकानों पर हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक हमीम रूसी एयरबेस के अलावा लातकिया, जबले और टाटर्स रूसी एयरबेस पर धमाके सुने गए। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 3:55 से सुबह 4:41 के बीच भूमध्य सागर में तैनात इजरायली नौसेना के युद्धपोतों से 30 मिसाइलें दागी गयी। इस हमले के पीछे इजराइल का दावा है कि ईरान से एक विमान हिजबुल्लाह आतंकियों के लिए हथियार लेकर रूस के एयरबेस पर उतरा था। इजराइल ने उसे ही निशाना बनाया है। ईरान की ओर से हमले के बाद इजराइल ने कूटनीतिक तौर पर जितने सख्त तेवर अपनाए उतने सामरिक तौर पर नहीं। उधर ईरान के राष्ट्रपति भी पहले से तय कार्यक्रम में इन दिनों कतर दौरे पर हैं, जो इजराइल के साथ शांति वार्ता की अहम कड़ी है। ईरान के दौरे पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ईरानी हमले के पीछे दलील और धमकी दोनों देने की कोशिश की है। उधर यूएन में अलग लड़ाई है। इजराइल ने पहले तो यूएन महासचिव को इजराइल विरोधी रुख वाला करार देकर इजराइल में एंट्री पर बैन लगाने का ऐलान किया। अब यूएन में बयानों की जंग चल रही है। यूएन में चल रही इस धमकीबाजी के बीच बाकी के देश शांति बहाली की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन रूस ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है। रूस की ओर से खुलेआम ईरान के समर्थन में शुरू हुई बयानबाजी का इस जंग पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ईरान ने एक रात में करीब 200 मिसाइलें दागकर इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में इजराइल के एयरबेस पर हुए नुकसान की तस्वीरें भी साफ नजर आई हैं। उसके बाद इस तनाव का अंजाम तय करना इजराइल के हाथों में ही है। दक्षिण लेबनान से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इजराइल पलटवार कब करेगा, क्या करेगा, अब कोई नहीं पूछ रहा है। क्या इजराइल पलटवार करेगा? नहीं। इजराइल कब पलटवार करेगा, कितना भीषण होगा यह पलटवार और किस रूप में? क्या वो पूरी तरह से जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसे टारगेट करेगा, या ऑयल डिपोज को टारगेट करेगा, या फिर जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उसने हिजबुल्लाह के सारे कमांडरों को मार दिया, क्या इसी तरह यही उसकी रणनीति होगी अयतुल्लाह अली खमैनी के खिलाफ, या फिर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लीडर्स के साथ, उनके कमांडरों के साथ यह रणनीति होगी, या आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा ईरान को? ऐसे कई प्रश्न हैं और हमारे साथ मिलिट्री विशेषज्ञ हैं जो पैनी निगाह रखते हैं हर ऐसी गतिविधि पर। एक तरफ से आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूं, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं, कारगिल युद्ध में रह चुके हैं, इनके साथ कारगिल युद्ध के ऑपरेशंस को मैंने कवर भी किया था। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ इस समय इस चर्चा में है, अफगानिस्तान में रह चुके हैं, बहुत उम्दा जिस तरह से गिरिला वॉरफेयर चलता है उसके बारे में वो हमारे साथ चर्चा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी को कौन नहीं जानता, पूर्व डीजी इन्फेंट्री है, सियाचिन पर पहला तिरंगा आप ही ने लगाया था। उसके बाद मेजर जनरल मेजर लेके सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, लद्दाख कोर के पूरी जमीनी स्थिति पर पैनी निगाह रखे हैं, और एयर ऑपरेशंस इस युद्ध में कितना महत्वपूर्ण है। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एयर ऑपरेशंस बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे युद्ध में। हम विस्तार से अपने विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे कि यह युद्ध कितना भीषण रूप ले रहा है और किस किस क्षेत्र में। लेकिन सबसे पहले इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हम आपको सीधा लेबनान लिए चल रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल की सेना पर एक बड़ा हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना पर एक और बड़ा हमला का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह के मुताबिक
इजराइल के गैलीली के कफार किबुत्स इलाके में उसने पलटवार किया है, यानी उत्तरी इजराइल में यह हमला किया है और हिजबुल्लाह ने इस सेटलमेंट पर अपने फलक रॉकेट से हमला करने का दावा किया है। और साथ ही साथ ये तस्वीर भी हिजबुल्लाह ने जारी की, किस तरह का सुरंगों का उसके पास विस्तृत माया जाल है। बेहद भीषण ये युद्ध अब लेता जा रहा है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ईरान के इशारे पर उसके आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास, हूथी विद्रोही यमन में, तो कई फ्लैंक्स पे ये युद्ध चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जनरल शोई, क्या करेगा इजराइल? अभी पलटवार करेगा जिस तरह से 180 मिसाइलें उस पर दागी गई, या फिर रुक कर पलटवार करेगा? और क्या परमाणु संयंत्रों पर होगा हमला या फिर तेल के डिपो पर? क्या उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए गौरव, यहाँ पर 2-3 बातें निकल के आती हैं। पहले तो इजराइल मना कर रहा था, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से अभी आप दिखा रहे हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं, अलग अलग सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि काफी बड़ी संख्या में मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन कुछ मिसाइल पहुंच गए, एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्न होते हुए भेद करके डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पर इजराइल की वाकई में काफी इंपैक्ट आया, साख पर आई है चोट। और दूसरी बात यह है कि अभी तक वो प्रॉक्सीज के साथ लड़ाई हो रही थी, लेकिन अभी एक देश के साथ लड़ाई हो रही है। ईरान अभी घुसा है, अभी तक हिजबुल्लाह, हमास और हूथी एक आतंकवादी ग्रुप है, ये एक फर्क है यहाँ पर। दूसरा, अभी देखिए सीरिया के ऊपर अटैक हो रहा है, इराक के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इजराइल का जो बदला है यहाँ पर देखा जाए तो लेगा जरूर, लेकिन यहाँ पर वो इमोशन से नहीं जाएंगे। इमोशंस उनके अंदर आ रहे हैं, देश के लोग कह रहे बदला लो, कई हार्डलाइनर कह रहे तुरंत बदला लीजिए, सबक सिखाइए। लेकिन अगर मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो अभी ईरान पूरी तरह तैयार है, अलर्ट बैठा हुआ है, हर तरह से उसने एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट किए हुए। हालांकि वो इतने काबिल नहीं है कि इजराइल के अटैक को रोक सके, लेकिन फिर भी वो अभी तैयार है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात जो आपने कही थी कि किस तरह के टारगेट को करेंगे, मेरे हिसाब से क्योंकि ईरान इन सबका बाप कहा जाए, ये सब प्रॉक्सीज है, वो उनका हेड है, तो उसको एम्बेरस करने की कोशिश होगी कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे मैं जहां चाहूं वहां मारूं। लेकिन ऐसा कहने की क्या क्षमता रखता है जनरल मिस्टन? ईरान कुछ भी नहीं है इजराइल के सामने, ऐसा कई लोग सोचते भी हैं, क्योंकि मिलिट्री बैलेंस देखा जाए तो इजराइल की शक्ति कहीं ज्यादा है। लेकिन बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद आयरन डोम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो 2 भी है, एरो 3 भी है, पेट्रियट मिसाइल भी है, लड़ाकू विमान भी है, फिर भी 180 में से कई मिसाइलें तो गिरी। 3000 मिसाइलें हैं ईरान के पास, और भी मार सकता है। कितनी शक्तिशाली ईरान की सेना इस समय है, और इजराइल क्या करेगा? और देखिए, पहला तो इजराइल क्या करेगा, इजराइल के पास 2 ऑप्शन है। पहला तो तुरंत अटैक करे, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। लड़ाई का जो अभी मोमेंटम है वो इजराइल के पल्ले में भारी है। ये नसरुल्लाह को मारा, उसके बाद कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह को डैमेज किया, तो उसी मोमेंटम में जो भी प्रेशर है वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन है डिले करके, और मेरे को लगता है डिले करके ये वो अटैक करेंगे। कारण ये है कि दुश्मन जो अभी उनके लिए ईरान है, उसको काफी वो तैयार है। दूसरा, उसको रियलाइज कराना कि शायद इजराइल हमला नहीं करेगा, जिसको बोलते हैं सरप्राइज और डिसेप्शन। तो डिसेप्शन में शायद इनको कोशिश की जाएगी कि ऐसा दिखाना कि शायद इजराइल अभी हमला नहीं करेगा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हलचल में, और जब दुश्मन को लगेगा कि ये थोड़े अभी ढीले पड़ गए तब अटैक करेगा। अब किस पे अटैक करेगा? देखिए, मेरे को लगता है कि जैसे ही अटैक करेगा तो काउंटर स्ट्राइक ईरान का होगा। अब ईरान किससे काउंटर स्ट्राइक करेगा? बेसिकली मिसाइल्स और ड्रोन्स के द्वारा। तो जो उसके ये लॉन्च साइट्स हैं, जो उसकी मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। उसमें साथ ही इनके जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका ऑयल है, रिफाइनरीज है, उसको, क्योंकि इकोनॉमिक भी इसको क्षतिग्रस्त करना है। नहीं, आप जो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जनरल कुलकर्णी, सेना में एक एस्केलेशन लैडर होता है। आप अपने पहले ही वार में दुश्मन को पूरी तरह तोड़ नहीं देते। आप एक मान लीजिए ईरान ने 180 मिसाइलें दागी, तो उसके जवाब में क्या ये 300 या 400 मिसाइलें दागेंगे, या एक ही बार में उनकी पूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, पावर सेंटर को टारगेट करेंगे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट करेंगे, लीडरशिप को टारगेट करेंगे, और ईरान को हक्का बक्का छोड़ देंगे? क्या करेंगे? गौरव, मैं कहूंगा कि ईरान की दूरी, ईरान जितना बड़ा देश, उसकी आबादी और ईरान का महत्व,
पूरे विश्व भर में तेल को लेकर के। और अभी जब इजराइल ने जिस प्रकार से गाजा पट्टी पर मैं कहूँगा तकरीबन 80% कंट्रोल है, अब मुश्किल है लेबनान की, जिसके ऊपर अब उसने कम से कम लिटनी नदी तक और जो ब्लू लाइन है और वो जो बफर था जिसमें अभी तक मैं कहूँगा कि हिजबुल्लाह का अभी भी कुछ दबदबा है, जबकि यूनिफिल जो है जिसकी 11,000 की नफरी होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि सदर्न लेबनान में इजराइल को तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है ईरान की दूरी के मद्देनजर पहले इजराइल ने अपने को इस इलाके में कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है, और जिसमें कम से कम जो बफर जोन है तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और क्योंकि वहां पे यूएन का रेजोल्यूशन है 1701 वो ब्लू लाइन और लिटनी रिवर को लेते हुए, तो मुझे लगता है पहले सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो अपना गाजा पट्टी पर अपना दबदबा ये जो बफर जोन है उसको लेना, जिससे कि इजराइल अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उसके बाद ईरान को टैकल करने के लिए जाए और फिर ईरान पर भी टैकल कर सके। बहुत महत्वपूर्ण, और इसीलिए मिलिट्री माइंड्स का होना बेहद जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मन तो ये करेगा, अरे ईरान ने 181 मिसाइलें मारी, हम 400 मिसाइलें मारेंगे, लेकिन नहीं, पहले आप अपने आसपास के इलाके को सुरक्षित कीजिए, ताकि जब आप लंबी दूरी पर मार कर रहे हैं कोई पीछे से आपकी पीठ में छुरा ना भोंक दे। यह महत्वपूर्ण बात है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हम आपको सीधे एक बार फिर लेबनान और इजराइल की सीमा पर लिए चलते हैं, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एक बड़ा आरोप लगाया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर आरोप लगाया है कि ईरान से हथियारों की तस्करी कर रहा है। हिजबुल्लाह मासना क्रॉसिंग से हथियारों की तस्करी हो रही है, और इसीलिए सीरिया में जाकर उसने वो रूस की जो एयरबेस है उसमें हथियारों को डिस्ट्रॉय किया। हिजबुल्लाह पर नागरिक बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए ईरान से हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया है, और इजराइल ने धमकी दी है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो वह जल्द मिलिट्री ऑपरेशन यहां कर सकता है, यहां पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इजराइल का आरोप यह है कि लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर सिविलियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों की स्मगलिंग करके उन्हें लेबनान में ला रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जनरल सिवाच, आपका मिलिट्री एप्रिसिएशन भी क्या यही कहता है? सैन्य सोच आपकी क्या कहती है? पहले ईरान पर वार या पहले लेबनान को पूरी तरह से लिटनी नदी तक अपने कब्जे में लेगा इजराइल? देखो, सच्चाई ये है कि जो इजराइल ने सोचा था वही हुआ। वो चाहता था कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आए, और ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जब उसने 180 के करीब मिसाइल इजराइल की तरफ मारी है। हाँ, ये भी सच्चाई है कहीं ना कहीं जो ईरान की भी मजबूरी थी, क्योंकि एक डोमेस्टिक कंपल्शन बहुत थी, पॉलिटिकल कंपल्शन आ रही थी, उसके प्रॉक्सी से आ रहा था कि कुछ करो, क्योंकि जब हसन नसरुल्लाह जो कि एक सुप्रीम कमांडर थे 32 साल से, उसको मार गिराया था। मगर यह भी सच्चाई थी कि ईरान इस लड़ाई में आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको मालूम है जब अगर वो लड़ाई में आ गया तो अमेरिका की एंट्री होगी, और उसका अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान टिक नहीं पाएगा। स्पेशली उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसका जो एनर्जी सेक्टर है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बर्बाद किया जाएगा। अब बात आती है कि कब हमला करेगा इजराइल। देखो, ये सच्चाई है कि अब इजराइल ने अपने ऑपरेशन हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लेबनान में कर दिए हैं। अब यह भी सच्चाई है जो हिजबुल्लाह है वो हमास से 3 से 4 गुना ताकतवर है। उसके पास करीब 1.5 लाख के करीब मिसाइल रॉकेट हैं, 80 से 1 लाख के करीब लड़ाकू हैं, आर्मर्ड ब्रिगेड है। इतना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए लेबनान में। तो मुझे लगता है वो अपना पहले कंसोलिडेट करेंगे लेबनान में, कि किसी तरीके से बफर जोन नहीं बने तो कम से कम कुछ इलाका ले लें, और जब एक बार कंसोलिडेट कर दिया, देखो ये याद रखो गौरव, वो शिया मिलिशिया है, वो ईरान के बहुत करीब है, और क्योंकि जो अभी अटैक करना है इजराइल ने, मुझे लगता है कुछ समय लगा के, जिससे कहीं ना कहीं ईरान में ये महसूस होना लगे शायद इजराइल ना करे। अब करेगा कहां पर? मैं एक ही गौरव, एयर पार की अगर बात करें, और हम उस प्रश्न पर आएंगे जनरल सिवाच, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप उठा रहे हैं कि अगर हमला होगा तो कहां होगा। न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर डेवलपमेंट जहां पर हो रहा है, उसके हथियार बनाने की कोशिश या संयंत्र बनाने की कोशिश वहां पर होगा, टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर पर होगा, इस्फहान में होगा, या फिर अभी ऊर्जा के क्षेत्रों को निशाना बनाया जाएगा, घुटनों पर लाने की कोशिश। एयर मार्शल श्रीवास्तव,
ऐसी परिस्थिति में एयर पार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या इतनी एयर पार इजराइल के पास है कि एक साथ हिजबुल्ला से भी लड़े, हमास से भी लड़े, सीधे ईरान से भी लड़े, हूतियों से भी लड़े और सीरिया और इराक को भी डाउन करके रखे? गौरव, अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट दीजिए तो आप देखिए, जो हमास और हिजबुल्ला है, ये दोनों जो हैं ईरान की मिलिट्री माइट के ग्राउंड ऑफेंसिव एलिमेंट्स हैं। तो पहले हमास को कंटेन किया, कंट्रोल किया, बिकॉज उनकी सारी शक्ति जो आ रही थी वो टनल नेटवर्क्स के थ्रू आ रही थी। तो ये ज़रूरी था कि ग्राउंड ऑफेंसिव करके हमास की पावर को बहुत मिनिमलाइज कर दिया है। अब हिजबुल्ला एक तरफ से, बिकॉज बॉर्डर ईरान का इसके साथ मिलता नहीं है इजराइल के साथ, अब हिजबुल्ला को भी उसके नर्व सेंटर को गिरा दिया है, उसकी लीडरशिप को खत्म कर दिया है और अब उनको कंटेन कर रहे हैं। इसमें जरूर ये बात सच है कि उनके पास बहुत है एंड देयर बी मेनी फ्रैगमेंटेड सेल्स, लेकिन हिजबुल्ला उसमें नहीं है कि प्रॉपर तरीके से अटैक करके नॉर्दर्न इजराइल को ट्रबल कर सके उस हद तक। अब रह गई इस पूरा वॉर जो कन्वर्जन हुआ है, जो आपने सही सवाल पूछा है, अब ये एयर पावर की बैलेंस में आ गया है। किसके पास एयर ऑफेंसिव एलिमेंट है, किसके पास डिफेंसिव एलिमेंट है एयर पावर का, वो अब इसमें प्रिवेल करेगा। और आपने एयर पार की बात की और एयर पार से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। ये बड़ी खबर जो इजराइल से आ रही है, इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में एक बड़ा हवाई हमला किया है अब से थोड़ी ही देर पहले। अभी इसकी जानकारी इजराइल से आ रही है कि दक्षिणी इलाके में, एक कस्बाई इलाका है दाहिए, आपको मालूम है यहीं पर मुख्यालय है, सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स हिजबुल्लाह का बेरूत से बिल्कुल सटे दाहिए के इलाके में है और यहीं पर एक बड़ा एयर अटैक हुआ है। राजधानी बेरूत के दक्षिण की ओर का इलाका है और इजराइल ने इस इलाके को खाली करने का आदेश दे दिया था। ये एक बहुत बहुत बड़ा संदेश इजराइल की तरफ से, कुछ यही उसने स्ट्रैटेजी जनरल शोई अपनाई थी, यही स्ट्रैटेजी। नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि इजराइल की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो जो गाजा वाली कहानी है वो इसको यहाँ करनी पड़ेगी कि मटिया मेट कर दें और जो है जो दहिया में जो इनके हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ हेडक्वार्टर के एलिमेंट्स हैं, कमांड कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, उनको भी बर्बाद करना। इस समय में जो इजराइल कर रहा है वो पिन पॉइंट अटैक कर रहा है, चाहे वो उनके रॉकेट लॉन्च साइट्स हो या कमांड कंट्रोल एलिमेंट्स हो या जहां से भी वो उनके अटैक के ऊपर इंटरफेरेंस कर सकते हैं, वहां पर एयर अटैक के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा और जो अपने इन्फेंट्री के वेपन्स हैं जो और टैंक्स में जहाँ पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। साथ साथ छोटी छोटी रेड भी कर रहे हैं ताकि जो जब ये मेन ऑफेंसिव जाए जी, जब फुल फ्लेज जाए तो तब ये इलाका क्लियर हो चुका हो, तब इनके टैंक्स और मरकावा टैंक्स और वो लोग फुल फ्लेज जाए। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा गौरव कि हालांकि इजराइल को एडवांटेज है कि यहाँ प्लान तरीके से जा रहे, गाजा में रिएक्टिव थे, लेकिन साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने भी पिछले 15 साल से तैयारियां की हुई हैं। टनल नेटवर्क, एक एक इजराइल की टैक्टिक्स को समझते हैं, देख रहे हैं कि क्या इनकी ताकत है, क्या इनकी कमजोरी है। तो ये इतना आसान नहीं रहेगा, बिल्टअप इलाका है, वहां पर हमला करना, अंदर घुसना इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। यही कारण है कि वो एयर स्ट्राइक और पिन पॉइंट अटैक करके लेकिन 2006 में जनरल मेस्टिन ये रणनीति काम नहीं कर पाई थी। 2006 की अगर बात करें तो इजराइल की सेना ऐसे ही घुसी थी, यही उसका उद्देश्य था कि लिटनी नदी तक वो पहुंच जाए और हिजबुल्लाह को नदी के उस पार खदेड़ दिया जाए। ये एक बार हो कि वहां केवल लेबनान की सेना हो दक्षिणी इजराइल में, या फिर यूनिफिल, यूनाइटेड नेशन इंटरिम जो फोर्स है इन लेबनान, केवल यूनिफिल वहां हो। 2006 में फेल हो गए थे, 2024 में क्या सफल होंगे? गौरव, मेरे को लगता है इजराइल ने जो हमले किए थे नसरल्लाह के ऊपर, कमांड कंट्रोल, पेजर अटैक्स, वो बहुत सक्सेसफुल थे। 2 हफ्ते उनको बहुत सक्सेस मिला। उन्होंने शायद एक बड़ी गलती कर दी, वो मेंटेनेंस और मोमेंटम ने, उन्होंने फिर ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। ग्राउंड ऑफेंसिव आपके जो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, एक तो टेरेन, ये फायदा है हिजबुल्लाह को, डोमिनेटिंग फीचर्स हिजबुल्लाह ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। दूसरा वो टेरेन रॉकी है और हिली टेरेन है, वहां पर लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब है, अभी आपने कल भी देखा है इजराइल के काफी कैजुअल्टीज हुए हैं। ये मेरे को लगता है इजराइल ने काफी बड़ी गलती की है। लितानी रिवर जो वहां से 12-14 किलोमीटर है, ये एम को आप देख, मेरे को लगता है सोल्जर, मेरे को लगता है दैट इज नॉट पॉसिबल। वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है हिजबुल्लाह की, देखिए कमांड कंट्रोल डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन जो फाइटर्स हैं, फर्स्टली दे हैव गॉट, उनके दिमाग में वेंजेंस है, वो इजरायली सोल्जर्स को काफी बर्बाद करेंगे। और मेरे एक और खतरा लगता है, आपने देखे वो जो चित्र में दिखाया, उसमें पैरा कमांडोस वगैरह काफी हैं।
हो सकता है उनमें कैदी भी कर लेंगे, वो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी इजराइल सेना के लिए। तो ये थोड़ा जो उन्होंने जल्दी कर दिया है, मेरे ख्याल उनको करना चाहिए था, इस इलाके को एयर और मिसाइल से अच्छी तरह पाउंड करना चाहिए था, सॉफ्टन करना चाहिए था। इन्होंने अटैक जल्दी कर दिया। एरो मिसाइल करना यहां खतरे से खाली इसलिए नहीं क्योंकि लिटनी नदी के दक्षिण में भी जनरल कुलकर्णी कम से कम 2 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 75% तो वहां के शिया मुसलमान ही हैं जो हिजबुल्लाह का साथ कई बार देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ग्राउंड ऑपरेशंस के अलावा कोई और विकल्प था इस समय इजराइल के पास? गौरव, हिजबुल्लाह का दबदबा है साउथ लेबनान में और साउथ बेरूत में और बेका वैली, ये 3 जगह है जहां पे हिजबुल्लाह का पूरा दबदबा है। 2006 की जो आप बात कर रहे हैं, जब इजराइल ने विड्रॉ किया, तकरीबन 4 लाख क्लस्टर एम्यूनेशन उन्होंने उधर बिछाए, माइंस, जिसको तकलीफ हुई। आज की तारीख में सदर्न लेबनान से 2 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, वहां पे सिर्फ यूनिफिल है और हिजबुल्लाह है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंटेलिजेंस है इजराइल का, तब भी वो एम्बुश हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल को मालूम है टनलिंग और क्या वो इलाका है। लेकिन इजराइल को अगर अपने अस्तित्व को रखना है तो उसको जरूरी होगा कि वो जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो ब्लू लाइन से लेकर के लिटनी रिवर तक है, उसको लेना निहायत जरूरी है। नहीं तो लगातार इजराइल जो है परेशानी में रहेगा। जिस प्रकार से गाजा पट्टी को उन्होंने 2006 के बाद गाजा पट्टी दी, हमास को दी, उसके बाद क्या हुआ देखिए 20 साल के बाद जो परेशानी हुई। तो जब तक इजराइल, कम से कम नॉर्दर्न इजराइल, और नॉर्दर्न इजराइल से भी 70,000 लोग पलायन कर चुके, जब तक वो वापस नहीं आएंगे तो आप समझ सकते हैं इजराइल के अंदर भी एक थोड़ा सा मैं कहूंगा उनका भी मनोबल गिर जाता है जब वो अपने ही लोग अपने एरिया में रेफ्यूजी देखते हैं। एक साल से करीब 70,000 लोग जो उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं। आप ये सोचिए, हाइफा से आगे का जितना इलाका है वहां से लोग अपने ही देश में विस्थापित हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, रिफ्यूजी अपने ही देश में। दक्षिणी इजराइल से लोग रिफ्यूजी हैं अपने ही देश में। जनरल सिवाच, ऐसी परिस्थिति में क्या इजराइल कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ सकता है? हमास के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं, आज भी बॉम्बिंग हुई, हिजबुल्लाह के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ, हूती विद्रोहियों के खिलाफ, यमन के खिलाफ, इराक के खिलाफ जहां शिया मिलिशिया है। इतने मोर्चों पर लड़ सकता है और ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करने की स्थिति में है क्या इजराइल? हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं गौरव, ये तो होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो ईरान पे भी हमला करता है और उसके ऊपर ये एक प्रकार से अटैक करता है, चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती रेबल हो, हमास हो, या जो मिलिशिया है इराक और सीरिया में, वो भी पलटवार करेंगे। तो इसलिए ये सोचना कि क्या इजराइल को ग्राउंड सिचुएशन नहीं पता, मुझे लगता है ग्राउंड सिचुएशन पता है। मगर यह भी सच्चाई है कि आज की तारीख में इजराइल के मिलिट्री एम क्या है। देखो, 2 मिलिट्री एम से चला था वो एक प्रकार से लेबनान में। हिजबुल्लाह जो एक है स्टेट विद इन स्टेट, हिजबुल्लाह ने करीब 70 किलोमीटर का इलाका सदर लेबनान में अपने नीचे किया हुआ है। जब तक वो वापस नहीं लेगा, बफर जोन नहीं बनाएगा इजराइल, तब तक ये 70,000 लोग जो पलायन कर चुके हैं उनको कैसे बचाएगा? और इससे पब्लिक ओपिनियन बहुत अगेंस्ट जा रही। तो ये तो करना है, मगर ये भी सच्चाई है इतनी जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमास से 3 से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह। इतना आसान नहीं होगा। उसकी टनल डिफेंस बहुत अच्छी है, उसकी जो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स है लड़ने की, वो भी हमास से बहुत बेटर है, वेल ट्रेन है, वेल मोटिवेटेड है। 2006 की बात अगर करें तो एक प्रकार से स्टेलमेट हुआ था, तो उसको ये सच्चाई है, इतना आसान नहीं होगा। हाँ, अब ये देखते हैं कि जब इजराइल ईरान पे हमला करेगा तो क्या ये इजराइल वर्सेस ईरान ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती रेबल हो, या आपके हमास हो, या आपके जो इराक और सीरिया में प्रॉक्सीज और मिलिशिया हैं, ये फायर करेंगे और बहुत मुश्किल होने वाली है, इतना आसान नहीं। मगर ये है 3 चीजें तो ये डिस्ट्रॉय करेगा पक्का। एक तो न्यूक्लियर फैसिलिटी, एक इसका ऑयल एनर्जी सेक्टर को, और तीसरा जो इनका कमांड सेक्टर है ईरान का, वो तीनों पे इकट्ठा हमला करेगा कि कहीं ना कहीं तो उसको एक प्रकार से कन्विंसिंग रिजल्ट हासिल हो। गौरव, कन्विंसिंग रिजल्ट, अगर न्यूक्लियर एनर्जी उसकी जितनी, जहां वो इस्फहान में है, उसके जो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स है उसको टारगेट करेगा, जो नान्स के इलाके में है। एयर मार्शल श्रीवास्तव, पहाड़ों के नीचे सुरंगों में, और अगर कई फीट नीचे सुरंगें ऐसे लेबनान में हैं, तो ईरान के अंदर तो उनके पहाड़ों में कितने 100 फीट नीचे उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज होंगी। क्या बंकर बस्टर से, इन बमों से उन फैसिलिटीज को टारगेट किया जा सकता है?
गौरव देखो, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि अभी वॉर का एक कन्वर्जन हुआ है, ग्राउंड ऑफेंसिव से ज्यादा बैलेंस ऑफ एयर पावर पर आ गया है। ये बैलेंस इजराइल के फेवर में है, चाहे वो डिफेंसिव ऑप्स हो या ऑफेंसिव ऑप्स हो। दूसरी चीज यह है जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ है, वो हुआ है कि वो ईरान को खींच लाया इस वॉर में। अगर ईरान आता है तो जरूर यूएस का इंटरवेंशन होगा, जरूर होगा। कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है, जो अगर आप चैटर देखिए, जो मीडिया में, यूएस मीडिया में जो चैटर हो रहा है, उसमें खास बात ये हो रही है कि ईरान अब सिर्फ 4-5 हफ्ते अवे है फ्रॉम मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन। इसका मतलब वो लोग इस कोशिश में है कि उसको रोका जाए। इस वक्त वो सिचुएशन है, अगर उस बिंदु को आप जोड़ते हैं तो शायद इंकरेजमेंट मिलेगा इजराइल को, चाहे पब्लिक ओपिनियन में बाइडेन जो भी कहते रहे कि आप उस चीज को न्यूट्रलाइज करिए। अब न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि फाइनेंशियली, दैट इज ऑयल सेक्टर को अटैक करो, दूसरा न्यूक्लियर फैसिलिटी को करो, और तीसरा जो उनके R&D सेंटर्स हैं, वेपन मैन्युफैक्चरिंग है, उनको अटैक करें। ये अटैक मैं नहीं सोचता हूं कि इसकी प्लानिंग अभी हो रही है, इसकी प्रायोरिटी अभी हो रही है। प्लानिंग जब उन्होंने नसरुल्लाह पर अटैक किया था तो दे वर वेरी श्योर कि क्या होगा, बिकॉज नसरुल्लाह का अटैक ईरान के लिए इससे ज्यादा लेट डाउन नहीं हो सकता है। तो ये उनके पास इस तरह का वेयरविदॉल है कि एक साथ मल्टीपल टारगेट। हाँ, जहां अब ये सवाल आता है, और उधर आप देखिए रेड सी में प्रेजेंस ऑफ नेवल फोर्सेस combined has increased to a very high level. That means they are going to attack Iran in case Iran tries to do anything. So अगर इन सबको आप जोड़ते हैं, elections in US priority to neutralize his weapon capability of nuclear and presence in Red Sea, अगर इस सबको करते हैं तो आपको ये लगता है कि imminent, I would say imminent है कि एयर अटैक्स होंगे। प्रायोरिटी क्या होगी ये सोच रहा हूं। माने कभी भी ये बड़ा हमला हो सकता है ईरान पर, मिसाइलों से हमला होगा, लड़ाकू विमानों से होगा ये हमला, और किस पर होगा ये हमला, एक बकायदा सूची कहा जा रहा है इजराइल के पास तैयार है। जनरल शोई अगर बात करें तो नांडास में उनका न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है, इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इस्फहान में। एक साथ इन सभी पर हमला, तेल के डिपो जहां है, एक साथ हमला क्या घुटनों पर लाने की स्थिति में है इजराइल ईरान को? बहुत जरूरी रहेगा ये, क्योंकि देखिए इसमें इजराइल को सबसे बड़ी चिंता है कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है, अगर न्यूक्लियर पावर, जैसे भी बातचीत हो रही थी कि कुछ हफ्ते दूर है, 1-2 महीने दूर है, तो यही एक चीज है जिसको इजराइल की प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि उसको कैसे डिरेल किया जाए। पहले भी 2-3 बार चाहे उनमें वायरस डाला था या उनके साइंटिस्ट को मार दिया गया, अभी फिर अगर वो उसके आसपास आ गया तो ये टॉप प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी हो गया, और साथ साथ टॉप कमांडर्स, चाहे वो IRGC के हो या खमेनी हो या बाकी हो, ताकि इजराइल ईरान की जो बेइज्जती हो, उनका जो एक प्रभुत्व को खत्म करना, ये बात है। ऑयल रिफाइनरी पे करेंगे तो कितना करेंगे, वो फिर ऑन द रोड आ सकता है जल्दी, लेकिन सबसे बड़ा क्रिटिकल रहेगा मेरे हिसाब से न्यूक्लियर पावर को बनने से रोकना। और क्या वो जहां रेडिएशन वाली जगह पे करेंगे या रिसर्च सेंटर पर करेंगे, ये देखना वाली बात है, क्योंकि रेडिएशन वाला जहां से खतरा है उस पे शायद ना करें। और क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी, जनरल मेस्टन ये कह चुके हैं कि परमाणु केंद्रों पर हमला ना हो, अमेरिका उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन क्या इसको ये माना जाए कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? अमेरिका पब्लिकली तो बोलेगा मत करो, लेकिन अमेरिका भी चाहता है कि ईरान परमाणु देश ना बन जाए। और बिल्कुल, ये लड़ाई जब शुरू हो चुकी है और ये एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था इजराइल का कि ईरान ये लड़ाई में शामिल हो, अब वो जब अचीव हो गया है, काउंटर अटैक जब ये इजराइल करेगा, आप देख लीजिएगा पूरे इस काउंटर अटैक में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होगा। पहली बात, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको जैमिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पीक कैपेबिलिटी में इस्तेमाल की जाएगी। जब ये अटैक होगा कि जो इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है, इसको बिल्कुल ध्वस्त कर दो। ठीक। और साथ ही जो अमेरिका का रोल रहेगा, देखिए सारी टारगेट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, न्यूक्लियर टारगेट्स भी, और अमेरिका साफ चाहता है कि ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर वेपन ना बने। तो जो बोलना है और जो एक्चुअल ग्राउंड है उसमें बहुत फर्क है। बोलने के लिए ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड न्यूक्लियर अटैक होगा। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल एक उठाया था, वो जो नटांस टनल्स वगैरह हैं, बहुत गहरी टनल्स बनाई हुई है, ये एफिकेसी GBU-72 बॉम्ब्स की कितनी होगी, वो ऑन ग्राउंड हमें पता चलेगा जब एक्चुअल अटैक होगा। तो एक्चुअल अटैक होगा, ऐसे में
रूस और चीन की क्या भूमिका होगी, क्योंकि रूस और चीन, खासतौर पर रूस, ईरान का बेहद करीबी समझा जाता है और रूस के एक बेस पर सीरिया में अटैक हुआ है। जन कुलकर्णी, देखिएगा, ये फर्स्टली जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है ईरान के अंदर, ये कम से कम किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर नीचे है और इतना आसान नहीं है। चाहे बंकर बस्टिंग से आप नसरुल्ला को मार सकते हैं, पर वो जो बम है इतने 1.5 किलोमीटर नीचे जाकर के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दूसरा, रूस जो है वो कंप्लीट एयर डिफेंस S-400 जितने भी ईरान को देने की कोशिश करेगा। तीसरा, चीन का 25 साल के लिए $400 बिलियन का क्रूड ऑयल का डील है चीन के साथ, तो ईरान और उधर है। तो हम लोगों का ये सोचना कि ईरान के ऊपर हम इजराइल जो कुछ करेगा, इजराइल ने मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट द एनिमी। ईरान ने भी अपना पूरा किया है। आप ईरान के ऊपर इस तरह का हमला करेंगे, हिजबुल्लाह के पास सारे अगर रॉकेट 1.5 लाख में से कम आज की तारीख में 1 लाख से कम नहीं होंगे। तो आप कितने भी हो, अनगाइडेड हो, जैसे वो जब जाएंगे, कितना भी आयरन डोम हो, कितने भी एरो हो, कितना भी कुछ हो, मुश्किल होगा। इजराइल मस्ट नॉट बाइट मोर देन इट कैन च्यू फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। ये बड़ी बात। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है, क्योंकि ईरान अब इस युद्ध में आ चुका है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, जनरल सिवाज, इस समय INS शार्दुल, भारतीय नौसेना का जो जहाज है, INS तीर और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है वीरा, वो ईरान के पास फारस की खाड़ी में एक मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन पर है। ऐसी परिस्थिति में इनकी ऊर्जा की जरूरत और इनकी हिफाजत, इनकी क्या भूमिका रहेगी, या इनको भारत अब जल्द यहां से खींच लेगा? देखो, सच्चाई यह है कि भारत इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि देखो भारत तो नहीं चाहता ये लड़ाई फैले, क्योंकि भारत को सबसे बड़ा नुकसान होता है। भारत के 80 से 90 लाख के लोग काम कर रहे हैं वेस्टर्न एशिया में। उसके बाद दूसरा है चाबार पोर्ट हम ऑपरेट कर रहे हैं ईरान के साथ, जो कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है। ईस्ट यूरोप और रूस के लिए सबसे अच्छा रास्ता है, और इसी प्रकार से इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है। मगर यह सच्चाई है कि अगर हम ये देखें कि इजराइल की क्या काबिलियत और क्षमता है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान के बर्बाद कर दे, मुझे लगता है गेम ही वो है। आज तक वो तैयारी उसकी कर रहा है, और मुझे लगता है ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी इसमें आके। यही तो इजराइल चाहता था कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आए, और एक बार लड़ाई में आता है तो अमेरिका आएगा, और इजराइल और अमेरिका इसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनको बर्बाद करे। बाकी चीज की कोई इतनी परवाह नहीं है, क्योंकि वो उस कतार में है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है। अगर अब उसने छोड़ दिया, ये मानते हैं कि इतना आसान नहीं होगा, मगर उसने भी अपना एक होमवर्क किया हुआ है। यही एयर मार्शल श्रीवास्तव पूरा प्रयास है कि वो परमाणु हथियार न बना ले पूरे पश्चिमी देशों का। लेकिन ये जो भारतीय नौसेना के जहाज इस समय एक ट्रेनिंग मिशन के नाम पर इस समय पूरे क्षेत्र में है, इनकी क्या भूमिका रहेगी, और क्या ये बहुत वेट एंड वॉच में है, या हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वहां महत्वपूर्ण भूमिका है? यहाँ पर गौरव, मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि भारत इस वक्त बहुत ही लकी देश है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज अ ग्रेट प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। इससे ज्यादा डेलिकेट सिचुएशन ग्लोबल स्टेज पर इंडिया के लिए कभी हो ही नहीं सकती थी जो आज है। लेकिन इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका रेजोल्यूट आई कैन अंडरस्टैंड विल बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्चरिंग। बट जो आप बात कर रहे थे अटैक करने की, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अटैक एयर से होगा या स्पेस से होगा। देयर आर लॉट ऑफ FLA काइंड ऑफ ऑटोनोमस वेपन्स which can do the terrain following within the as the man goes.